मित्रों नमस्कार। हमारे यहाँ पर जो भारतीय चित्त है हमारा, उसे ख़ास तरह से एक बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो परंपरावादी के रूप में देखते हैं। पर हमारे यहाँ की जो परंपरा है, उसका जो परंपरावाद है, उसे पाश्चात्य की जो ये निर्धारित टर्मिनोलॉजी है उसके चश्मे से ना देखा जाए तो बहुत बेहतर रहता है। हमारे यहाँ की परंपरा किन्हीं ऑर्थोडॉक्स विचारों को जस का तस आगे तक बढ़ाने की नहीं है। वहाँ पर ऐसा भी नहीं है कि आपको बहुत कुछ करने की छूट नहीं है। आपको अपने युग के अनुसार चीज़ें धारण करने की और उन्हें उस समय के अनुसार अभिव्यक्ति देने की पूरी आज़ादी मिलती है। हाँ, इतना ज़रूर है कि परंपरा आपको कुछ फॉर्मेट देती है, कुछ वो आपके वो सांचे खड़े करती है। उन सांचों के भीतर आपको पूरी आज़ादी है अपनी बात रखने की, उसे आगे बढ़ाने की, और उन सांचों से कई बार उस बात को उसके गंतव्य तक बढ़ाने में उसे एक लगातार की परंपरा के रूप में सींचने में भी मदद मिलती है। तो ऐसे बहुत सारे व्यक्तित्व यहाँ पर रहे हैं जिन्होंने ये काम किया है। पर वृंदावन के अंदर ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य हुआ भारतेंदु युग के दौरान श्री राधाचरण गोस्वामी जी के द्वारा। उन्होंने अपने युग की जो तमाम परंपराएं थी, तमाम जो बौद्धिक विमर्श चल रहे थे, उन सबको धारण किया, उनको अभिव्यक्ति दी। पर उसके साथ में उनका जो नित्य कर्म था, जो उनका ट्रेडिशनल जो दायित्व थे एक गोस्वामी के नाते, वो उन्होंने सब के सब निभाए। तो इन तमाम विषयों के ऊपर अब क्योंकि 25 फरवरी को श्री राधाचरण गोस्वामी जी का जन्म दिवस सब के सब मनाते हैं, तो एक मौका था कि उनके बारे में जानें, बात करें। तो हमारे परम मित्र हैं श्री अमन वशिष्ठ जी, रोहतक से हैं। बहुत सारी चीज़ों को जानने के, पढ़ने के और फिर उन्हें शेयर करने के वो हमेशा से एक जिज्ञासु रहते हैं, एक उनमें धुन उसकी सवार रहती है। तो उनका लगातार वृंदावन में आना जाना रहता है। श्री गोदा विहार में आचार्य लक्ष्मीनारायण तिवारी जी हैं, वो बहुत सारा ऐसा काम कर रहे हैं। तो उनके सानिध्य में अमन वशिष्ठ जी के पास एक ख़ास तरह का जो विचार है ब्रज को लेकर, उसकी संस्कृति को लेकर, उसके सांस्कृतिक सोपानों को लेकर, उसकी ऐतिहासिक कालक्रम को लेकर, और उसमें भी ख़ास तौर से श्री राधाचरण गोस्वामी को लेकर। तो हमने फिर उनसे आज उनके विषय में कुछ बातचीत ग्रहण करना चाहिए। और उन्होंने बहुत ही उदारता के साथ, बहुत विस्तार के साथ, बहुत प्रेम के साथ, पर उतनी ही स्पष्टता के साथ अपनी बातें रखी हैं। तो आइए उनकी इस बातचीत में प्रवेश करते हैं। हम सभी ये जानते हैं कि इस पूरे हिंदुस्तान की सांस्कृतिक निर्मिति को समझने के लिए जो भारतेंदु युग है, वो हिंदी लिटरेचर की पूरी ट्रेडिशन के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट कालखंड रहा है, जिसे हम आमतौर पर भारतेंदु युग कहते हैं। इसको अगर अपन पॉलिटिकली समझें तो हम ये कह सकते हैं कि 1860-70 से लेकर के ये जो पूरा का पूरा है, जो उसके आसपास का जो दौर बनता है, इसे बहुत मोटे तौर पर आप प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन जो है 1857 का जो गदर है, उसके कुछ बाद का हिस्सा आप मान लीजिए, एक मोटे तौर पर समझने के लिए। और हम जब जानते हैं कि इसका जो नाम है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर है। पिछले बहुत लंबे समय में बहुत अलग अलग तरह से काम हुआ है भारतेंदु युग के ऊपर। और भारतेंदु जो हरिश्चंद्र है, उनकी शख्सियत इतनी बड़ी थी कि अपने वक्त में उन्होंने बहुत लोगों को इंस्पायर किया अपने ढंग से काम करने के लिए, अपने ढंग से चीज़ों को समझने के लिए। और वो जो पूरा का पूरा दौर था, उसमें जिसे हम समाज सुधार कहते हैं, उस समाज सुधार की थ्योरेटिकल फाउंडेशंस रखी गई उस दौर के अंदर। ये वही दौर है जब ब्रह्म समाज का भी प्रभाव था। ये वही दौर है जब हम एक तरह से कह सकते हैं कि रामकृष्ण परमहंस अपने ढंग से ऑपरेट कर रहे थे कलकत्ता के अंदर, कुछ बाद का हिस्सा वो है। ये वही समय है, प्रार्थना समाज है आपका महाराष्ट्र के आसपास, देव समाज है हमारे उत्तर भारत में। अलग अलग समाज सुधार आंदोलन उस समय में पैदा हो रहे हैं। दीनदयाल व्याख्यान वाचस्पति जैसे लोग भारत धर्म महामंडल की स्थापना करते हैं। थोड़ा सा और आप आगे चले जाएंगे, 1885 के बाद का जो दौर है, कांग्रेस की स्थापना 1885 में हो रही है। ये लगभग वही दौर है। तो हम ये कह सकते हैं कि हिंदुस्तान की जो पूरी जो मॉडर्निटी है, हिंदुस्तान की जिसे हम आधुनिकता कहते हैं, ये वही लगभग दौर है। तो हम जिसे हिंदुस्तान की अपनी आधुनिकता,
इसे हम हिंदुस्तान की अपनी मॉडर्निटी कहते हैं। वो हिंदुस्तान की अपनी मॉडर्निटी आप एक मोटे तौर पर कह सकते हैं कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जो पहला स्वतंत्रता आंदोलन है, वहाँ से लेकर के और 1890-1895 के बीच में यहाँ कहीं उसको शेप लेना शुरू करती है। और उस युग को हम मोटे मोटे तौर पर हिंदी लिटरेचर के अंदर भारतेंदु युग कहते हैं। समाज सुधार आंदोलनों का दौर कह सकते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस के फाउंडेशन का जो दौर है वो भी लगभग वही है। आर्य समाज की भी फॉर्मल जो स्थापना है 1875 में हो रही है बॉम्बे में, ये भी वही दौर है। और उधर ब्रह्म समाज का जो मूवमेंट है वो अपने ढंग से गति पकड़ रहा है कलकत्ता के अंदर। तो एक पूरी उथल पुथल का दौर है हिंदुस्तान में। और इस उथल पुथल के अंदर वृंदावन में एक आदमी भारतेंदु से प्रभावित होकर, जो वृंदावन के एक गौड़ीय संप्रदाय के देवालय का ऑफिशियल आधिकारिक गोस्वामी है, वो किस तरह से अपनी सीमाओं का अतिक्रमण करके अपनी परंपरागत जो ये कह सकते हैं कि जो लिमिट्स हैं उनको ट्रांसेंड करके, उनको काट के नहीं, उनके ऊपर जाके, काटना तो एक अलग बात होती है, उनको सीमाओं को एसिमिलेट करके फिर उससे ट्रांसेंड करते हुए, उससे पार जाते हुए वो आदमी कैसे ब्रज के क्षेत्र में, कैसे उत्तर भारत के अंदर कुछ नई चीजें देता है, कुछ नए ढंग से काम करता है। उस व्यक्ति राधाचरण गोस्वामी, जिन्हें विद्यावागीश की उपाधि मिली थी, राधाचरण गोस्वामी विद्यावागीश, उनके बारे में आज हम कुछ बात करना चाहेंगे। और उसका एक कारण ये भी है कि 25 फरवरी को अंग्रेजी हिसाब किताब से, हिंदी हिसाब किताब से तो पंचमी तिथि, अंग्रेजी हिसाब किताब से जो है वो 25 फरवरी उनका जन्म दिवस है 1859, यानी कि प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन के साल के जस्ट 1-1.5 साल के अंदर उनका जन्म हुआ। तो वो जन्म दिवस भी क्योंकि पास आ रहा है तो मुझे लगता है कि एक अच्छा मौका है उन पर बात करने का। उनके पिताजी जो थे राधाचरण गोस्वामी जी के, गल्लूजी महाराज, गोस्वामी गल्लूजी महाराज, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी शख्सियत थे वृंदावन की और गौड़ीय संप्रदाय के बड़े आचार्य वो थे और बहुत कुछ उन्होंने लिखा भी है। गोस्वामी राधाचरण जी ने अपनी राइटिंग्स में उनका जिक्र किया है कि मेरे पिताजी भी जो है वो किस किस तरह से लिखते रहे। वो भी बड़े साहित्यिक आदमी थे और बहुत उदार, जैसे टिपिकल वैष्णव होते हैं। उनके बारे में बहुत सारी कथाएं प्रचलित हैं कि कैसे उनको, उनके घर वालों को किसी ने, उनके घर वालों को किसी ने विष दे दिया, तो उस आदमी को सजा दिलवाने की बजाय उन्होंने कहा कि नहीं, आप इसे छोड़ दीजिए। तो वो जो सहज, जो एक उदारता थी उनके पिताजी के अंदर भी रही। एक बार जब बाढ़ आई, कहा जाता है कि यमुना जी में जब बाढ़ आई तो वो जो पूरा जो पानी है उनका बगीचा भर गया, तो उन्होंने कोई फल वगैरह वहां से नहीं तोड़े, यमुना जी को अर्पित कर दिया कि यमुना जी आई हैं तो उनको अर्पित हो गया। तो इस तरह का जो उदार व्यक्तित्व था उनके पिताजी का था। उनकी माताजी भी जो है पढ़े लिखे परिवार से थी, तो वैष्णव ग्रंथों का अध्ययन वो भी करती थी। तो गोस्वामी, लेकिन अपने को ये ध्यान रखना चाहिए कि गोस्वामी राधाचरण जी का जो व्यक्तित्व है उसके अपने कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। गोस्वामी राधाचरण जी के अंदर आप देखेंगे कि बहुत यंग एज से ही एक खास तरह का एक्टिविज्म है। वो अपने आसपास के समाज को कुछ खास ढंग से समझना चाहते हैं। जैसे मैं किसी का एग्जाम्पल दूं, 2 एग्जाम्पल्स ले सकते हैं हम इसके। गोस्वामी राधाचरण जी को मना किया गया था परिवार वालों के द्वारा कि आप भारतेंदु से नहीं मिलोगे, भारतेंदु हरिश्चंद्र से नहीं मिलोगे, क्योंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र बहुत कॉस्मोपॉलिटन तरह के आदमी थे, बहुत मॉडर्न समझे जाते थे। तो ये भय था कि ये आदमी जो है पता नहीं नए नए विचारों का आदमी है, इसके ज़्यादा संपर्क में बच्चों का रहना ठीक नहीं है। लेकिन वो घर वालों से छिपकर भारतेंदु से मिलने गए, अपने आइकॉन, जिसको वो अपने आइकॉन के रूप में देखते हैं, अपने हीरो के रूप में देखते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र को। और भारतेंदु हरिश्चंद्र भी जब रेसिप्रोकेट करते हैं, हालांकि राधाचरण जी अपने एक मेंटोर के रूप में देखते हैं भारतेंदु को, लेकिन भारतेंदु जब लेटर्स लिखते हैं राधाचरण गोस्वामी जी को, तो राधाचरण गोस्वामी जी को अपने लेटर्स में बहुत रेवरेंस के साथ वो संबोधित करते हैं, दंडौत कहते हैं उनको, दंडवत महाराज जी, गोस्वामी के रूप में देखते हैं उनको बड़ा सम्मान देते हैं। राधाचरण गोस्वामी बचपन में जब उन्होंने कोशिश की अंग्रेजी सीखने की, तो उनके आसपास के लोग बड़े नाखुश हुए। उन्होंने लिखा भी अपनी ऑटोबायोग्राफी के अंदर, गोस्वामी राधाचरण जी ने, कि मुझ पर बड़ा प्रेशर पड़ा और मुझे इंग्लिश सीखना छोड़ना पड़ा, क्योंकि वो उस दौर के हिसाब किताब के अनुसार एक विदेशी भाषा को सीखना वर्ज्य माना गया। तो उनको छोड़ना तो पड़ा, लेकिन उनको बड़ा कष्ट हुआ इस बात से कि भाई मुझे इंग्लिश सीखना छोड़ना पड़ा। एक समय पर वो ब्रह्म समाज की तरफ बहुत आकृष्ट हो गए थे और भारतेंदु हरिश्चंद्र ने एक निबंध लिखा था, व्यंग्य कसा कुछ ब्रह्म समाज पर। तब गोस्वामी जी थोड़ा सा बैक ट्रैक किया उन्होंने।
अदरवाइज उनका एक समय में ब्रह्म समाज में भी बड़ा जो है ना आकर्षण हो गया था। आर्य समाज को वो चंदा देते थे। एक वैष्णव संप्रदाय का आचार्य आर्य समाज को चंदा देता था, ब्रह्म समाज को पसंद करता था, क्रिश्चियंस में उसकी फ्रेंडशिप है, जैन धर्म पर उन्होंने एक भाषण दिया था। आप देख सकते हैं कि वो जो व्यक्ति है, वो व्यक्ति ऑफिशियली गोस्वामी होते हुए भी उसका जो व्यक्तिगत कैरेक्टर है वो बहुत कॉस्मोपॉलिटन है। वो अपने युग के जो परिवर्तन हैं, जो भारतेंदु युग जिसे हम कह रहे हैं, उन परिवर्तनों को बहुत खास ढंग से रिफ्लेक्ट करता है। और आगे चल करके हम अब देखते हैं कि उन्होंने जिस ढंग से खास तौर पर जो उनको जाना जाता है हिंदी बेल्ट के अंदर, विधवा विवाह पर जिस ढंग से काम किया, और उस पर मुझे लगता है कि फेमिनिस्ट एंगल से, स्त्री विमर्श के एंगल से पूरी डिटेल्ड बात हो सकती है। विधवा विवाह विवरण नाम से उनकी पुस्तक जो बड़ी चर्चित हुई, विदेश यात्रा पर उन्होंने अपने विचार लिखे। तो ये जो पूरा दौर है 1880 से लेकर के जब उनका स्वर्गवास हुआ 1925 में, उससे कुछ पहले तक, इन 30-40 साल में जो हिंदुस्तान में सोशल रिफॉर्म का जो एक पूरा मूवमेंट चला हुआ था, सोशल रिफॉर्म का जो पूरा आंदोलन चला हुआ था अलग अलग जगहों से, उसमें गोस्वामी राधाचरण जी खास ढंग से दखल दे रहे हैं। और ध्यान देने की बात यह है कि बाकी जितने लोग रिफॉर्म में लगे हुए थे वो पूरी तरह रिफॉर्म में थे, और गोस्वामी राधाचरण जी अपनी परंपरा के भीतर बैठकर, एक मंदिर के भीतर बैठकर उस पोजीशन पर रहते हुए रिफॉर्म की बात कर रहे थे। ये बहुत डिफिकल्ट बात है। डॉक्टर रामविलास जी ने भी जब कमेंट किया है राधाचरण गोस्वामी जी पर, डॉक्टर रामविलास शर्मा जिनके बारे में जानते हैं कि हिंदी के बड़े क्रिटिक हैं, वो उन भारतेंदु युग पर तो उनका बहुत बड़ा काम है, हिंदी नवजागरण कहा उन्होंने उस पूरे दौर को। रामविलास जी लिखते हैं कि गोस्वामी राधाचरण जी का जो सबसे जो इम्पोर्टेंट जो स्टांस उनको समझने का जो संकेत करते हैं रामविलास जी, वो ये कि वो उस ट्रेडिशन के अंदर से रिफॉर्म की बात कर पा रहे हैं, जो अदरवाइज बहुत मुश्किल है। देखिए, गोस्वामी राधाचरण जी का जो सर्कल है, इंटेलेक्चुअल सर्कल है, वो उनका इंटेलेक्चुअल सर्कल भी बहुत बड़ा है। उसमें दो बड़े हिस्से हम कर सकते हैं गोस्वामी राधाचरण जी का जो इंटेलेक्चुअल सर्कल है। उनके इंटेलेक्चुअल सर्कल में एक हिस्सा तो है वैष्णव आचार्यों का और वैष्णवाइट स्कॉलर्स का। ध्यान देने की बात यह है कि ये जो इंटेलेक्चुअल सर्कल है उसमें भी उनकी उतनी ही बड़ी रेपुटेशन है। चैतन्य महाप्रभु के जन्म दिवस पर चैतन्य महाप्रभु की पूजा के मंत्र को लेकर, हम उस डिटेल में नहीं जाएंगे, वो एक अलग तरह का शास्त्रीय मामला है। चैतन्य महाप्रभु की पूजा के मंत्र को लेकर, कि वो श्री कृष्ण मंत्र से हो या महाप्रभु जी के मंत्र से हो, उसको लेकर एक डिबेट चली, और गोस्वामी राधाचरण जी ने लगातार बिल्कुल क्लासिकल स्क्रिप्चरल रेफरेंसेस देते हुए, बिल्कुल शास्त्रीय तर्क देते हुए अपनी स्वतंत्र स्थापना वहां पर की, जिसके बाद उन्हें विद्यावागीश की उपाधि दी पंडितों ने। तो वो एक तो वो सर्कल है। भागवत के वो बहुत बड़े आचार्य, 22 घंटों में उन्होंने एक बार भागवत का पूरा वाचन किया। रोज वो 1 लाख जो है हरे कृष्ण षोडशाक्षर मंत्र की जो है वो माला जप रहे हैं। वो आदमी बिना अपने ट्रेडिशनल दायित्वों को पूरा किए जल भी ग्रहण नहीं करता। वो शास्त्रों में निष्णात है। एक तो ये सर्कल है उनका पूरा वैष्णव आचार्यों का, और उसके साथ एक दूसरा सर्कल है, वो है सोशल रिफॉर्म में काम करने वाले लोगों का, कांग्रेस के लोगों का, क्रांतिकारियों का, और हिंदी साहित्य में काम करने वाले लोगों का। इसमें भारतेंदु बहुत बड़ा नाम है। बड़े बड़े क्रांतिकारी जैसे रास बिहारी बोस जैसे लोग उनके घर आए हैं। पंडित मदन मोहन मालवीय के साथ उनका इंटरेक्शन है। और एक बड़े क्रांतिकारी जिनका मुझे नाम ध्यान आ रहा है, सैयद हैदर रजा, एक बार ब्रज में आए थे और ऑफिशियल परमिशन नहीं मिल पाई थी सैयद हैदर रजा साहब के प्रोग्राम को, क्योंकि अंग्रेज सरकार ने कुछ खास ढंग के प्रतिबंध लगाए हुए थे। गोस्वामी राधाचरण जी ने वो न सिर्फ वो सभा करवाई बल्कि उसके सभापति बने, और वो पूरा प्रोग्राम बहुत स्मूथ ढंग से उन्होंने कंडक्ट करवाया। तो ये जो आप देख सकते हैं पूरा जो उनका सर्कल है, राजा महेंद्र प्रताप जो बहुत बड़े क्रांतिकारी हैं और जो विदेशों तक जाकर के आते हैं, उनके साथ उनका इंटरेक्शन है। तो उस वक्त के जो तमाम बड़े लोग हैं कांग्रेस के, हिंदी साहित्य के, उनके साथ बनारसी दास चतुर्वेदी जैसे लोग उनको इतने सम्मान से देख रहे हैं। ये तमाम जो लोग हैं हिंदी साहित्य के, क्रांतिकारी, कांग्रेस के लोग और वैष्णव आचार्यों का एक सर्कल,
तो ये पूरा एक इंटेलेक्चुअल सर्किट है जिसके बीच में राधाचरण जी ऑपरेट कर रहे हैं और उनका बहुत अलग अलग लोगों से इंटरेक्शन चल रहा है। देखिए भाई जी, गोस्वामी राधाचरण जी का जो व्यक्तित्व है उसमें बहुत सारे मल्टीपल रोल्स हैं उनके। एक रोल तो है उनका ये कि वो राधा रमन जी के देवालय में ठाकुर जी की सेवा में जो उनका प्राइमरी टास्क है उसको पूरा करेंगे। एक उनका रोल है वैष्णव आचार्य के रूप में कि जब संप्रदाय के भीतर कुछ खास तरह की शास्त्रीय बहसें चलेंगी, उन शास्त्रीय बहसों के अंदर वो जो है अपना खास ढंग से अपनी भूमिका अदा करते हैं। तीसरी भूमिका है उनकी अपने समय की पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में। वो म्यूनिसिपल कमिश्नर रहे, ऑनररी मजिस्ट्रेट उनको नियुक्त किया अंग्रेज सरकार ने, क्योंकि उनका कंडक्ट जो है बहुत ऑनेस्ट था। कंडक्ट तो सब स्वाभाविक सी बात है, जिसका ऑनेस्ट कंडक्ट रहा हो तो अंग्रेज सरकार भी चाहती थी कि ईमानदार लोग उसके ऊपर आए। लेकिन वो सब दायित्व होते हुए भी उन्होंने कभी इस बात का प्रेशर नहीं माना कि अंग्रेज सरकार मुझे सम्मान दे रही है तो मुझे भी फिर वो कोई एक्स्ट्रा लॉयल्टी दिखानी है। नहीं, वो कांग्रेस मूवमेंट के अंदर उतने ही एक्टिव रहे, कांग्रेस के अधिवेशनों में भाग लेते रहे और समाज सुधार का जो पूरा का पूरा काम था, जैसे आर्य समाज को चंदा दिया, आर्य समाज के प्रोग्राम्स के अंदर एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है। वो वैष्णव, ध्यान दीजिए, अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि मैं कट्टर वैष्णव हूं, लिखते हैं स्पष्ट रूप से, और आर्य समाज के प्रोग्राम्स के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। ब्रह्म समाज को भी पसंद कर लेते हैं और कंबल बांटने हैं गरीबों के अंदर, या जो दलित समाज है उसके उत्थान के लिए काम करना, उनकी बेटियों की शादियां करवानी है। आप देखिए, आज ये काम बड़ा आपको इजी लग सकता है क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उस ढंग के प्रोविजंस लेकर के आ गया है, एक पूरा का पूरा मूवमेंट खड़ा हुआ है। लेकिन उस दौर में 1880 से लेकर के 1920 का जो दौर है, उसमें उन बेटियों की शादियां करवाना और एक पिता की भूमिका में कन्यादान करना, ये उस वक्त के हिसाब से बहुत बड़ा कदम है। और वो तब जबकि आप फ्री आदमी नहीं है, आप एक ऑफिशियल गोस्वामी है और आपने उस पद का भी निर्वहन करना है और फिर आपने इस सोशल एक्टिविटी के अंदर भी जाना है। तो ये जो शिफ्टिंग ऑफ रोल्स है, ये मुझे लगता है हर एक आदमी के लिए पॉसिबल नहीं होता। मैं समझता हूँ आज जैसे मैं जिस पोजीशन पर हूँ, मेरे आसपास के दोस्त जिस पोजीशन पर हैं, उस पोजीशन पर रहते हुए उस पोजीशन को क्रॉस करना हमें 20 बार सोचना पड़ता है। गोस्वामी राधाचरण जी की लिटरेरी जो ट्रेडिशन है उस पर बहुत सारे लोगों ने काम किया। डॉक्टर केदार दत्त जी की थीसिस आई थी बहुत पहले, उनकी पीएचडी थीसिस थी गोस्वामी राधाचरण जी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर, आगरा यूनिवर्सिटी से। और उसके बाद कर्मेंदु शिशिर जी ने बहुत बड़ा काम किया राधाचरण गोस्वामी जी के ऊपर, और अभी हाल ही में राम निरंजन परिमलेंदु जी ने एडिट किया उनकी सारी रचनाओं को, और वो एक संकलन साहित्य अकेडमी से पब्लिश हुआ। हम जिस चीज के लिए राधाचरण जी को आज याद करते हैं, हालांकि मैं जैसे कह रहा था अभी थोड़ी देर पहले कि उनके रोल्स बहुत सारे हैं, एक गोस्वामी के रूप में, कांग्रेस एक्टिविस्ट के रूप में, सोशल रिफॉर्मर के रूप में, अपने संप्रदाय की बहसों के बीच में पार्टिसिपेट करने वाले एक विद्वान पंडित के रूप में। लेकिन हम जिस कारण से उनको याद कर रहे हैं वो है उनकी राइटिंग्स। वो ब्रज भाषा के कवि हैं, वो सटायर लिखते हैं, व्यंग्य लिखते हैं बहुत सारे। एक यमलोक के ऊपर उनका एक सटायर उस वक्त में बहुत प्रचलित हुआ। रेलवे को लेकर के उन्होंने एक व्यंग्य रचना लिखी, वो आज भी याद की जाती है। और उनके बहुत सारे नाटक हैं, अमर सिंह राठौड़ जैसे ऐतिहासिक चरित्रों पर उनके नाटक हैं। उनके बहुत सारे उपन्यास हैं, छोटे छोटे उपन्यास हैं, कुछ पूरे भी कर लिए गए, कुछ अधूरे भी रह गए। उनकी ब्रजभाषा कविताएं हैं और उनकी राइटिंग्स एक पत्रकार के रूप में, क्योंकि उन्होंने भारतेंदु नाम के एक अखबार का संपादन भी किया लंबे समय तक, तो लगातार वो एक एडिटर के रूप में भी लिख रहे थे उसके अंदर। तो जो उस वक्त के जो सोशल इश्यूज थे, जैसे आर्य समाज को लेकर के कुछ लिखा, ब्रह्म समाज को लेकर के कुछ लिखा, विधवा विवाह को लेकर, बाल विवाह को लेकर, और फिर समुद्र यात्रा को लेकर वो जो उनकी राइटिंग्स हैं, तो वो जो पूरा जो सोशल रिफॉर्म का जो उनका पूरा जो व्यू है उसको लेकर के जो राइटिंग्स है, ये एक पूरा एक अलग हिस्सा बनता है। और जैसे कि मैं अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहा था आपके साथ बैठ करके कि जो विधवा विवाह विवरण जो है उसने तो उस समय में हिंदी पट्टी के अंदर एक, मैं समझता हूँ, खास तरह से एक पूरी की पूरी हलचल पैदा कर दी, क्योंकि शास्त्रों का आधार लेकर के उस समय में विधवा विवाह की बात कर पाना आज बड़ा इजी लगता है। आज तो लगता है कोई इशू ही नहीं है, वो ठीक बात है, क्योंकि अब तो बहुत लंबा समय बीत गया, 100 साल के लगभग हो गए। लेकिन उस वक्त में ये बात करना बहुत डिफिकल्ट था, और शास्त्रीय तर्कों के आधार पर उस बात को कहना। बल्कि मैं इसमें एक बात जोड़ना चाहूँगा
ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी बहुत बड़े आदमी रहे, और हिंदुस्तान के अंदर हम जब सोशल रिफॉर्म मूवमेंट की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि राजा राम मोहन राय के बाद जब 2-3 हम बड़े नाम याद करते हैं बंगाल में, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर का बड़ा नाम है, खासतौर पर विधवा पुनर्विवाह के मामले को लेकर के। तो अपन को ये कभी सोचना चाहिए कि जो मान सम्मान बंगाली एकेडेमिया ने ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी को दिया, वो हिंदी एकेडेमिया में, और यूं कहें कि स्पेसिफिकली ब्रज एकेडेमिया में, वो राधाचरण गोस्वामी जी को वो स्थान उस ढंग से हम यूं कहें कि दिलवा पाने में कुछ पीछे रहे। बंगाली एकेडेमिया से हमें सीखना चाहिए कि वो अपने समाज के आइकॉन्स को लेकर के जितने सचेत हैं और जितने कॉन्शियस ढंग से काम करते हैं, हम लोग तो उस ढंग से राधाचरण जी पर कभी ध्यान ही नहीं दे पाए। ये बात सही है कि डॉक्टर रामविलास जी ने जब भारतेंदु युग किताब लिखी तो उसमें भी पूरे चैप्टर्स हैं राधाचरण जी के कृतित्व पर, और उसके बाद लगातार किताबें भी आती रही। लेकिन आप ध्यान दें कि जो कद ईश्वर चंद्र जी विद्यासागर जी को बंगाली विद्वानों ने दिलवाया, बंगाल की एकेडेमिया ने दिलवाया, उस ढंग की प्लेसमेंट हिंदी पट्टी के अंदर, उसका एक कारण शायद ये भी है कि समाज सुधार आंदोलनों को लेकर के वैसे ही एक ढीला ढालापन हिंदी पट्टी के अंदर आपको देखने को मिलता है। वृंदावन का जो समाज है, वृंदावन के समाज के अंदर, जैसा कि मैं जिक्र करना चाहूँगा, अभी हाल ही में जिनकी वजह से मुझे राधाचरण गोस्वामी जी पर सब कुछ सीखने को मिला, आचार्य लक्ष्मी नारायण तिवारी जी, जो गोदा विहार में जो ब्रज संस्कृति शोध संस्थान है, जो उसके संस्थापक हैं और बहुत बड़े स्कॉलर हैं राधाचरण जी पर, उनके साथ जब मैं लगातार बातचीत करता रहा हूँ पिछले 2-3 साल से, तो उनसे बातचीत में उन्होंने लगातार इस बात को कहा मुझसे, और अगर हम उसको ध्यान से देखेंगे तो वो बात ठीक भी आपको लगेगी कि वृंदावन के समाज में 2 धाराएं हमेशा से ऑपरेट कर रही हैं, बल्कि कहें 3 धाराएं। एक धारा तो है वहाँ के ऑर्थोडॉक्स सेक्शन की, जो बिल्कुल परंपरानिष्ठ है और बिल्कुल उसी ढंग से चलता है। दूसरी धारा है वहाँ पर उन भक्त कवियों की, उन रसिक भक्तों की, जो टेक्निकली उस ढंग के देवालय की सेवा में नहीं लगा हुआ, वो विशुद्ध भक्ति के अंदर रमा हुआ। और इन्हीं भक्तों में से जो धारा निकलती है, जिसे हम तीसरी धारा कह सकते हैं, 1, 2, 3, वो जो तीसरी जो धारा है, जिसमें भगवत रसिक विहारिन देव जैसे जो बड़े बड़े रसिक भक्त हैं, हरिराम व्यास जी हैं, उसी चेन में राधाचरण गोस्वामी जी हैं। तो अपने को एक तो ये बात समझनी चाहिए कि राधाचरण गोस्वामी कोई एक्सेप्शन या एनामोली नहीं है वृंदावन की एकेडेमिया के लिए। आमतौर पर बाहर से देखने में ऐसा लग सकता है कि वृंदावन का इतना परंपरागत समाज, उसमें राधाचरण गोस्वामी जी जैसा व्यक्तित्व तो एकाएक कैसे पैदा हो गया? नहीं, वो एकाएक पैदा नहीं हुआ। जैसा कि आचार्य लक्ष्मी नारायण तिवारी जी ने मुझसे बातचीत में कई बार कहा है कि उनके पीछे एक सीरीज है, भगवत रसिक जी की, विहारिन देव जी की, हरिराम व्यास जी की, जो लोग सदा से परंपरा के भीतर रह करके बहुत बहुत अलग ढंग से उसको रीयूविनेट कर रहे थे। हरिराम व्यास जी को तो वृंदावन का कबीर कहा जाता है। भगवत रसिक और विहारिन देव जैसे जो लोग हैं, वो अपने ढंग से अपने संप्रदाय के भीतर रहते, वो भी बहुत ओपन ढंग से बात कर पा रहे थे। तो राधाचरण गोस्वामी जी जो वृंदावन में हुए, वो एक एनामोली नहीं है। ये बात सही है कि उनके व्यक्तित्व को शेप करने में उस युग का बड़ा हाथ है, लेकिन हमें ये बात भी ध्यान रखनी चाहिए कि राधाचरण गोस्वामी जी की पर्सनैलिटी में उनका अपना युग तो है। ये वृंदावन की अपनी एक रेवोल्यूशनरी धारा है, जो वृंदावन की भक्ति परंपरा के अंदर ही अपने ढंग से ऑपरेट कर रही थी और चुपचाप ऑपरेट कर रही थी, वो बाहर से नहीं दिखती। बाहर से देखेंगे तो विहारिन देव, भगवत रसिक, हरिराम व्यास जी जैसे लोग, वो अपनी अपनी भक्ति परंपरा के अंदर रचे हुए लोग हैं, लेकिन वो जो पूरी बैकग्राउंड है, वो बैकग्राउंड राधाचरण जी के ऊपर ऑपरेट कर रही है। तो मुझे व्यक्तिगत रूप से ये लगता है कि राधाचरण गोस्वामी जो बात कर पा रहे हैं, उसमें डबल प्रॉन्ग्ड मामला है। वो 2 तरह से उन पर एरोज काम कर रहे हैं। एक एरो तो है उनके अपने युग का, वो कंटेम्परेरी इफेक्ट है, और एक एरो पीछे से आ रहा है। वो एरो भगवत रसिक जी से, हरिराम व्यास जी से होता हुआ राधाचरण जी के भीतर प्रवेश कर रहा है। वो एरो ढूंढना ज्यादा मुश्किल है। मुझे लगता है कि हालांकि उस पर बहुत काम नहीं हो पाया है अभी तक, लेकिन बहुत सारे साथी उस ढंग से उस चीज को देखने की कोशिश कर रहे हैं, और खास तौर पर आचार्य लक्ष्मी नारायण जी जो मेरे टीचर हैं इस मामले में, उनकी बहुत कोशिश है कि इस दूसरे पक्ष पर काम किया जाए। लेकिन क्योंकि मैन्युस्क्रिप्ट्स अवेलेबल नहीं है, बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं है, तो उस पक्ष पर काम होने में टाइम लगेगा।
लेकिन राधाचरण जी को लेकर के कम से कम मेरी अपनी जो अभी तक जो एक प्रोपोजिशन है, हालांकि प्रोपोजिशन शब्द शायद पूरी तरह ठीक ना हो, लेकिन एक विनम्र निवेदन जरूर है, एक हम्बल सबमिशन है। वो हम्बल सबमिशन ये है कि राधाचरण जी को समझते हुए अभी तक जो एंगल लिया गया है वो केवल एंगल ये लिया गया है कि ही इज अ प्रोडक्ट ऑफ हिज एज। ठीक है बात, व्यक्ति के ऊपर कंटेक्स्ट काम करता है, लेकिन वो कंटेक्स्ट हिस्टोरिक कंटेक्स्ट भी तो होता है, पीछे से भी तो आ रहा होता है। इसको टी.एस. इलियट कहते हैं कि ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट। टी.एस. इलियट कहते हैं कि एक इंडिविजुअल टैलेंट जब आपको दिखता है उसमें पूरी हिस्ट्री दमकती है, वो आपको विजिबली ना दिखे लेकिन उसमें वो सटल ढंग से रिफ्लेक्ट हो रही होती है। तो राधाचरण गोस्वामी में वो वृंदावन की भगवत रसिक विहारिन देव हरिराम व्यास जी वाली ट्रेडिशन सटल ढंग से, सूक्ष्म ढंग से रिफ्लेक्ट हो रही है। असल में राधाचरण जी का जो युग है, वो जो उनका जो पूरा काम करने का जो दौर है, हम यूं कह सकते हैं कि वो प्री गांधीयन दौर है कांग्रेस का, क्योंकि वो बल्कि गांधी जी स्टेज पे आए थे उससे पहले का दौर है। आप ये देखिए कि 1885 में जो प्रथम अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, उसके बाद के जो अधिवेशन हो रहे हैं उनमें राधाचरण जी लगातार पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लगातार एक डेलीगेट के रूप में उनमें आ जा रहे हैं। और 1908 में आए थे वो सैयद हैदर रजा, तो ये तो बहुत, और बंग भंग के मूवमेंट के अंदर उन्होंने बहुत एक्टिवली कंट्रीब्यूट किया इंटेलेक्चुअली राधाचरण गोस्वामी जी ने। क्योंकि आप ध्यान दीजिए, जो गौड़ीय संप्रदाय है वृंदावन का, पूरे भारत में है गौड़ीय संप्रदाय, माधव गौड़ीय संप्रदाय वैष्णव, उसका मूल बंगाल से है, तो उसका एक बड़ा लिटरेरी इनपुट, वैष्णव गौड़ीय लिटरेचर का एक बड़ा इनपुट बंगाली में है। तो स्वाभाविक रूप से गौड़ीय आचार्य बांग्ला जानते हैं, उनका बंगाल आना जाना रहता है, बांग्ला इंटेलेक्चुअल से उनका इंटरेक्शन है, और बांग्ला श्रद्धालु लगातार वृंदावन आते रहते हैं। स्वयं रामकृष्ण परमहंस भी वृंदावन आए थे, और उनकी जो सहधर्मिणी है माँ शारदा, जिनके नाम पर कुटीर भी है अभी भी, वहाँ पर एक जगह है वृंदावन में, वो रही है कुछ समय तक वृंदावन में। तो बंगाल से लगातार लोग आ रहे हैं वृंदावन में, तो वृंदावन का बंगाल के साथ एक बहुत पुराना कनेक्शन है। तो स्वाभाविक सी बात थी, जब 1905 में जब बंग भंग हुआ, तो उस वक्त जो हलचल हो रही थी बंगाल के अंदर, तो राधाचरण गोस्वामी जी ने उसमें बड़ा एक्टिवली कंट्रीब्यूट किया, बंगाल के एंगल को देखते हुए, बंगाल को समझते हुए। तो इसमें एक अतिरिक्त बात समझने की ये है कि वैष्णव परंपरा जो वृंदावन की है, वो बंगाल के प्रभाव को बहुत शुरुआत से आत्मसात किए हुए है, और इसलिए भी कि उस परंपरा का जो बीज है वो आया ही बंगाल से। रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, वो तमाम जो लोग हैं जो चैतन्य के कहने पर वृंदावन आए हैं, वो सब मूलतः तो बंगाली है ना। भारतीय चित्त को समझने में भी इससे मदद मिलती है। उसके लिए किस तरह के आदर्श रहे हैं वो यहाँ से देखे जा सकते हैं। बहुत सारी जगहों पर जो एक भारतीय चित्त को लेके बाहर से ऑब्जर्व करने वाला व्यक्ति उसके बारे में धारणाएं अलग तरह की बना सकता है, उसकी वो धारणाएं टूट सकती हैं, और स्वयं जो इस चित्त का जो धारक व्यक्ति है वो अपने बारे में जो बहुत सारी जो धारणाएं हैं उनसे वो विमुक्त रह के एक सहज भाव से आगे बढ़ सकता है। तो इस तरह से राधाचरण जी के व्यक्तित्व के ऊपर बात करना सिर्फ उनके अपने व्यक्तित्व के ऊपर बात करना नहीं शायद है, सिर्फ वृंदावन के ऊपर बात करना नहीं है, वो किसी क्षेत्र विशेष के ऊपर बात करना नहीं है, वो भारत की एक सातत्य है जो परंपरा का, उस परंपरा का एक महत्वपूर्ण वो पड़ाव वहाँ पर है। और अपने आप में अब अगर उसको आधुनिक टर्म्स में कहें तो एक अपने आप में एक विश्वविद्यालय है उस चीज़ का, वो जहाँ पर ज्ञान की अलग अलग क्षेत्रों से धाराएं आती रही, समाती रही, अपने सबसे सुंदर चीज़ें वहाँ पर देती रही। उसमें भाई जी एक बात ये कहना चाहूँगा, जो आपने बात की वो बहुत सुंदर बात है कि वो राधाचरण गोस्वामी जी को समझना, दरअसल कोई अपन एक व्यक्ति पर बात नहीं कर रहे, वो ऐसा लग सकता है हम एक व्यक्ति के बहाने से दरअसल पूरे भारतीय ट्रेडिशन पर ही बात कर रहे हैं। और राधाचरण जी के अंदर बस हम इतना ज़रूर इस बात को शायद कहीं ना कहीं महसूस करते हैं कि राधाचरण जी के अंदर वो जितने सुंदर ढंग से रिफ्लेक्ट हो रहा है ना, वो उतने सुंदर ढंग से और दूसरे लोगों में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा। उसके कई कारण हैं। आशीष नंदी ने एक जगह एक बात कही है, प्रोफेसर नंदी ने, कि जो कल्चर है, जो सिविलाइजेशन है, जो हम सुबह बात कर रहे थे आपसे, कि वो टू होस्ट द अदरनेस ऑफ द अदर, अन्य की अन्यता को होस्ट अगर आप कर पाते हैं। आप देखिए भारतेंदु ने एक जगह एक बात कही जिसको लेकर के राधाचरण जी के मन में बड़ा अनुराग पैदा हुआ। भारतेंदु ने कहा, खंडन से नहीं मिलने वाला कुछ, प्रेम से मिलेगा। उस वक्त एक चलन है, आर्य समाज ब्रह्म समाज का खंडन कर रहा है, ब्रह्म समाज आर्य समाज का खंडन कर रहा है, मूर्ति पूजक आर्य समाज का खंडन कर रहे हैं, आर्य समाज मूर्ति पूजकों का खंडन कर रहा है। खंडन का एक दौर है, एक खास तरह की
क्लैशेस हैं, डिबेट्स हैं और वो ध्वंसात्मक हैं, वो अपने संप्रदाय को एस्टैब्लिश करना चाहती हैं। इन सब के बीच में राधाचरण जी और भारतेंदु जी जैसे जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि नहीं, ये रास्ता नहीं हो सकता। और जब वो ये कहते हैं कि ये रास्ता नहीं हो सकता, वो उनके अपने जीवन में उसको लागू करके दिखाते हैं, लगातार अलग अलग सेक्ट्स के साथ। भाई एक ही आदमी है, वो एक ही आदमी आर्य समाज के साथ भी डायलॉग में है, वो एक ही आदमी ब्रह्म समाज के साथ भी डायलॉग में है, वो एक आदमी खुद वैष्णव भी है, वो जैन धर्म के ऊपर भी बात करता है, वो आदमी सैयद हैदर रजा जैसे क्रांतिकारी को इनवाइट करके वहां पर उसके साथ खड़ा रहता है। ये मल्टीपल रोल्स एक आदमी कैसे निभा पाता है, उसके बीच में वही भारतेंदु वाली बात है, ये खंडन से हासिल नहीं होगा। और मुझे याद है कि अभी थोड़े दिन पहले जब आप प्रोफेसर हिम्मत सिंह सिन्हा जी से आप बात कर रहे थे और उनसे एक बातचीत का आप उससे जिक्र कर रहे थे, मुझे अच्छे से वो बात याद है कि खंड खंड करके देखने वाले को भारत वैसे ही पसंद नहीं करता। हमारा भारतीय चित्त ही ऐसा है कि पार्ट्स में देखने का बहुत ज्यादा यहां रिवाज नहीं है। प्रोफेसर सिन्हा जी को जब मैं सुनता था आपके साथ बातचीत में भाई जी, तो वहां भी यही बात प्रोफेसर सिन्हा जी कहा करते थे कि अगर आप टुकड़ों टुकड़ों में चीज को देखोगे, अब हम जैसे स्टूडेंट्स की कोशिश क्या है, मुझे लगता है हम जैसे स्टूडेंट्स की कोशिश यही है कि हम कैसे उन टुकड़ों को अब जोड़ लें, कैसे उसको एक होल में कन्वर्ट कर दें, कैसे उसको एक पूर्ण में बदल दें। और राधाचरण गोस्वामी जी को जब मैंने देखा और आचार्य लक्ष्मी नारायण तिवारी जी से जो गोदा विहार में बहुत अलग ढंग से इंटेलेक्चुअल कुछ काम कर रहे हैं, उन्होंने जब मुझे इस पूरे मामले के बारे में बताया तो मुझे ये इमीडिएटली लगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और राधाचरण जी के रास्ते से मैं शायद ज़्यादा अच्छे से नॉर्थ इंडियन पूरे के पूरे टर्बुलेंस को, नॉर्थ इंडियन उथल पुथल को शायद ज़्यादा अच्छे से कहीं ना कहीं समझ पाऊंगा। हालांकि वो एक दूसरी बात हो जाएगी, लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम उस पर बात कर पाएँ वो ये कि पिछले कुछ दिनों में भाई जी कुछ ऐसी स्कॉलरशिप आई है, पहले आप एक बार अपनी बात भी कहिएगा उस बारे में, जो भारतेंदु युग को एक अजीब ढंग से देख रही है। उसमें वेस्ट के कुछ स्कॉलर्स भी हैं, उसमें हमारे हिंदुस्तान के भी कुछ स्कॉलर्स हैं। अब वो क्या देख रहे हैं भारतेंदु युग में? भारतेंदु युग में जो बड़ी डिबेट्स हैं, जैसे एक तो खड़ी बोली की और ब्रज भाषा की डिबेट है, और गोस्वामी राधाचरण जी ब्रज भाषा के सपोर्टर हैं। वो जो पूरी डिबेट है, हिंदी उर्दू की भी डिबेट उन दिनों चल रही है, और भारतेंदु लिखते हैं उर्दू में भी बहुत जगह और हिंदी के पक्षधर के रूप में आते हैं। ये वही दौर है जब हमारे हरियाणा के अंदर बाबू बाल मुकुंद गुप्त एक्टिव है। ये सब लोग आपस में संवाद में है। बाबू बाल मुकुंद गुप्त इधर हमारे हरियाणा में, जो बाद में कलकत्ता चले गए थे, इधर से गोस्वामी राधाचरण जी, उधर से भारतेंदु हरिश्चंद्र। इन सब के बीच में जो संवाद चल रहा था पिछले 20-25 साल में, कुछ ऐसा हम उनका नाम नहीं लेंगे एक एक करके, वो उस तरह से वो एक नेगेटिव क्रिटिसिज्म हो जाएगा, लेकिन उन लोगों ने करना क्या शुरू किया है कि भारतेंदु युग को फ्रेंच पोस्ट मॉडर्निज्म के प्रभाव में एक अजीब ढंग से देखना शुरू किया है। तो मेरा निवेदन ये है, मेरा हम्बल सबमिशन ये है कि भाई डीकंस्ट्रक्शन का मतलब डिस्ट्रक्शन नहीं होता। जो जाक देरिदा की डीकंस्ट्रक्शन है, वो डीकंस्ट्रक्शन आपको रेशा रेशा खोलकर चीज को समझना तो सिखाती है, पर वो ये नहीं सिखाती कि आप पूरे की पूरी चीज को ध्वस्त कर देंगे। खुद जाक देरिदा एक समय पर जिस मार्क्सियन हॉन्टोलॉजी की बात करते हैं, वो खुद यूरोपियन हिस्ट्री के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। वो डीकंस्ट्रक्शन के रास्ते उस डिस्ट्रक्शन की वकालत नहीं कर रहे, लेकिन उस फ्रेंच पोस्ट मॉडर्न प्रभाव में, जिसमें मिशेल फुको हैं, जाक देरिदा हैं, वो जो बात उस तरह से नहीं कह रहे, उसकी बात का दूसरा अर्थ लगा करके हम ये कहना शुरू करें कि जी भारतेंदु युग के जो लोग हैं ना, तमाम लोग, इनकी तो ये लिमिटेशन है, इनकी तो ये लिमिटेशन है, ये उतनी क्रांतिकारी बात तो नहीं कर रहे। भैया आज से 125 साल पहले जो बेस्ट पॉसिबल था उतना ही तो अचीव किया जा सकेगा ना। मैं ये कहूँ कि आज से 50 साल पहले जो रेडियो था उसमें वो FM नहीं चलता था, भैया वो FM के लिए था ही नहीं। उस वक्त जो बेस्ट पॉसिबल रेडियो वेव थी उसके भीतर वो काम कर पाता था, उसमें बेस्ट प्रोड्यूस करता था। अगर अब हम भारतेंदु युग का क्रिटिसिज्म इस आधार पर करने लग जाएंगे, फ्रेंच पोस्ट मॉडर्न थ्योरी को उठाकर उसको मैकेनिकली ऑपरेट करते हुए कि जी ये उतनी रेवोल्यूशनरी बात तो नहीं है जितनी होनी चाहिए थी, तो ये तो बिल्कुल ही जो है ना उस पूरी की पूरी प्रोसेस का ही मिसयूज हो गया। तो मेरा उन साथियों से निवेदन है कि आप मिशेल फुको और जाक देरिदा की थियरी को जिस ढंग से वहां इस्तेमाल हो रही है,
उसी ढंग से कंटेक्चुअली भारतेंदु युग के ऊपर इस्तेमाल करें। और अगर आप उसके अंदर अगर आप इसी तरीके से चलते रहेंगे कि नहीं जी वो तो जो है ना उसके अंदर तो कम्युनलिज्म के इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिन हिंदू वारिये, इस बात को भारतेंदु कह रहे हैं, और आप बदले में ये कहें कि जी ये तो जो है ना एक स्ट्रे रेफरेंस है, ये तो एक अकेला एनामोली है, ये तो एक अपवाद है। अन्य की अन्यता का रिकॉग्निशन फ्लैश में होता है। पोएटिक थॉट हमेशा एक फ्लैश में आती है। आप लगातार अगर अन्य की अन्यता को रूटीन की तरह रिप्रेजेंट करेंगे तो वो अन्य की अन्यता ही नहीं रह जाएगी। आधुनिक चिंतक हमसे ये उम्मीद करें, भारतेंदु से ये उम्मीद करें कि वो अन्य की अन्यता को विचारधारा की तरह रूटीन में कहे, वो फ्लैश में ही आएगा। मोहम्मद इकबाल साहब जब जावेदनामा लिखेंगे और उसमें जब भारतीय ऋषि परंपरा के बारे में बात करेंगे तो वो फ्लैश में आएगा। भारतेंदु जब बात करेंगे तो वो फ्लैश में आएगा। रूटीन में तो विचारधारा के रूप में आ सकता है, लेकिन फिर वो पोएटिक फ्लैश नहीं होता, वो तो एक रेटरिक होता है, एक पोलेमिक्स होती है। और जब कोई व्यक्ति कोई गहरी बात करता है तो वो पोलेमिक्स में नहीं कर सकता, वो खंडन मंडन में नहीं कर सकता, उसे उसके लिए पोएटिक फ्लैश चाहिए होता है। तो राधाचरण जी में और भारतेंदु में अगर आप वो पोएटिक फ्लैशेस देख पाएंगे तो आपको वो चीज़ ठीक से समझ आएगी। और अगर आप उस फ्रेंच पोस्ट मॉडर्निज्म को मैकेनिकली ऑपरेट करके कहेंगे कि भैया हमें तो सातत्य चाहिए इस पूरी थियोरी का, तो वो सातत्य तो आपको नहीं मिलेगा, वो है ही नहीं वहाँ पर। जब राधाचरण गोस्वामी जी की आप तस्वीर देखेंगे, बहुत तस्वीरें तो अवेलेबल नहीं है उस वक्त, वो बहुत सीरियस दिखते हैं आपको। ही इज़ अ वेरी सीरियस मैन। ये सिर्फ उनकी तस्वीर की बात नहीं है, आप उनकी पूरी रचनाओं को अगर देखेंगे तो वो व्यक्ति व्यंग्य रचनाएं करता ज़रूर है, वो सटायर लिखता ज़रूर है, हास्य पर उसकी बहुत पकड़ है, लेकिन वो आदमी अंदर से बहुत सीरियस है। और मुझे व्यक्तिगत रूप से ये लगता है कि वो व्यक्ति पूरा जीवन एक बहुत गहरी पीड़ा को अनुभव कर रहा था। अगर आज हम उसकी उस पीड़ा को पकड़ पाएं, अब वो आने वाले रिसर्चर्स उस पर काम करेंगे, क्योंकि व्यक्ति के जीवन में दो चीज़ें होती हैं, एक तो वो जो कहता है, एक वो जो अनकहा रह जाता है। राधाचरण जी की जीवन में, पर्सनैलिटी में मुझे लगता है कि बहुत कुछ एक अनकहा तत्व है। वो व्यक्ति के अंदर तो वैष्णव नृत्य चलता है, लेकिन उसमें बिल्कुल एक स्थैर्य है, एक गांभीर्य है। अगर आप उनकी तस्वीर देखेंगे तो आपको जो बिल्कुल जैसे जिन शासन के जो साधु होते हैं, आचार्य तुलसी जैसे साधु हैं, हमारे जिनेंद्र वर्णी जी हैं, वैसी स्थिरता नजर आएगी। ये एक वैष्णव के अंदर इतनी स्थिरता जो है, मुझे लगता है कि वो व्यक्ति जो इतनी डीप टेंशन अंदर महसूस कर रहा है, और वो टेंशन कोई पर्सनल टेंशन नहीं है, उसके जीवन में दुख बहुत है, लेकिन उसकी टेंशन पर्सनल टेंशन नहीं है, वो उसकी पूरी टेंशन वो क्रिएटिव टेंशन है, वो एक फिलोसॉफिकल टेंशन है कि वो अपने एक युग के अंदर खड़ा हुआ है, उसके पीछे एक पूरी वैष्णव हिस्ट्री है, पूरी वृंदावनी हिस्ट्री है, और वो भविष्य में कुछ चीज़ों को लोकेट करना चाहता है। ये जो इतनी प्रचंड बेचैनी है, इसीलिए जब अगर आप उनकी तस्वीर देखेंगे ना तो उनके चेहरे में एक बहुत ख़ास ढंग की आपको रिजिडिटी दिखाई पड़ेगी। इतना कोमल आदमी इतने रिजिड चेहरे के साथ बैठा हुआ है, मुझे लगता है कि ये उस पूरे भारतेंदु युग के डीप फिलोसॉफिकल टेंशन का रिप्रेजेंटेटिव है।